नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका साई बायोलॉजी क्लासेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसा विदित है कि ये मैं 3 पार्ट पीछे मैं बता के आ चुका। फर्स्ट पार्ट एक इंट्रोडक्शन होता है, ये जो आपको पता ही है। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू बताया, फिर ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में बताया था, और अब है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख दीजिए। वह टिश्यू जो दो टिश्यू व दो ऑर्गन को जोड़ता है। वह टिश्यू जो दो टिश्यू अथवा दो ऑर्गन को जोड़ता है, उसी को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा, कनेक्ट, यानी कि ऐसा कोई टिश्यू जो कनेक्ट करने का कार्य करता है। अब कनेक्ट किसको करेगा, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न जो ऊतक हैं, यानी दो ऊतकों को आपस में जोड़ देगा या दो ऑर्गन को आपस में जोड़ देगा, तो उसी को कहा जाएगा। जब ये दो ऊतक या दो ऑर्गन को जोड़ने का कार्य करता है, तो यानी कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक अबंडेंट टिश्यू होता है। यह टिश्यू कैसा होता है, सबसे अधिक अबंडेंट टिश्यू है, बॉडी में मुख्य रूप से सबसे अधिक पाया जाता है, पहली बात। दूसरा मुख्य रूप से क्या लिख सकते हैं, इस टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। इस टिश्यू का ओरिजिन मुख्य रूप से किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मोर, यानी इंटरसेलुलर स्पेस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब इंटरसेलुलर स्पेस अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंटरसेलुलर फ्लूइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये इसकी एक नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल स्थिति में मुख्य रूप से ये टिश्यू क्या करता है। अगली बात बता सकते हैं आप और हम लोग, 1883 में हर्ट बिग वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, हर्ट बिग वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक ने इसे, हर्ट बिग वैज्ञानिक ने इसे मीजेनकाइम, क्या नाम दिया था, मीजेनकाइम नाम दिया था। हार्टविग वैज्ञानिक ने इसे मीजेनकाइम नाम दिया था। ये जब तक उतार ले, मैं जरा देखूं स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके क्या, इतना टिश्यू के अंतर्गत करना। अब इसकी यदि आप जनरल संरचना पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, देखिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मैं मिटाने की स्थिति में आ जाऊंगा। फिर संरचना क्या हो सकती है किसी की, तो संरचना में वही 3 भाग होते हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स, क्या होता है, मैट्रिक्स। नंबर 2 सेल पार्ट होता है, और नंबर 3 मुख्य रूप से इसमें फाइबर्स पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होता है, फाइबर्स पार्ट होते हैं। तो ये 3 भाग होते, पहला मैट्रिक्स, दूसरा सेल और तीसरा फाइबर्स पार्ट। अब भैया मैट्रिक्स क्या होता है, क्या मैट्रिक्स पार्ट क्या होता है, तो ये इसके बारे में बताना है। यह जो पार्ट है,
म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ भाग होता है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रख लीजिए, मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ भाग होता है। ये पहली यह ठीक है, ये 3 पढ़ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक एक करके बताया जाएगा। तो यह नॉन लिविंग यानी अजीवित भाग है, नॉन लिविंग व एसेलुलर पार्ट होता है, एसेलुलर पार्ट होता है। ये विषय ध्यान रखना। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस कारण यह दृढ़ होता है, या कठोर मुख्य रूप से होता है। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या बताना है, मैट्रिक्स के बारे में बताना है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से यह हार्ड या कठोर प्रतीत होता है, जिस कारण से मुख्य रूप से यह हार्ड या कठोर प्रतीत होता है। इसमें यह नॉन लिविंग या एसेलुलर पार्ट होता है, यह नॉन लिविंग या एसेलुलर पार्ट मुख्य रूप से होता है। ये आप जान लीजिए। थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये वर्ड्स की आवाज आ रही है, थोड़ा सा मैं निकालूं। चलिए, तो ये मैट्रिक्स हुआ। ये पार्ट कौन सा हुआ अपना, मैट्रिक्स होता। अब इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा आता है, सेल आती हैं। तो यानी कि इस मैट्रिक्स में कौन कौन सी सेल पाई जाती है और कौन कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं, ये चीज आपको जानना है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, देखिए, अब आप और हम लोग जानते हैं दूसरा भाग क्या आता है, सेल। तो सेल के बारे में जान लीजिए। क्या, यानी कि कोशिकाएं मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी पाई जाती है, कोशिकाएं इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो नंबर 1 प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल, यह सेल मुख्य रूप से जो होती है वह एंटीबॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन या सिंथेसिस करती है। एंटीबॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन या सिंथेसिस करती है। ये आपको पता है कि एंटीबॉडी मुख्य रूप से क्या कार्य करेंगे, एंटीबॉडी क्या कार्य करेंगे, ये आपको पता है। दूसरा हिस्टियोसाइट, जो है हिस्टियोसाइट, ये भी मुख्य रूप से एक तरीके से एंटीबॉडी का निर्माण कर कचरे की सफाई करने का कार्य करते हैं। तीसरा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी का निर्माण कर फॉरेन पार्टिकल या एंटीजेंस को मार गिराने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। नंबर 4 फाइब्रोब्लास्ट। नंबर 4 क्या बताया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स व फाइबर्स का
निर्माण करते हैं, ये मैट्रिक्स तथा फाइबर्स का निर्माण करते हैं। नंबर 5, एडिपोज टिश्यू, ये फैट का स्टोर करते हैं। अभी बता दूंगा फैट का स्टोर करता हूं। नंबर 6 मुख्य रूप से जो आता है क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ये मुख्य रूप से एनिमल में कलर, रंग उत्पन्न करते हैं। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? क्रोमेटोफोर, ये एनिमल में कलर उत्पन्न करते हैं। अब नंबर 7 ले लेते हैं, रेटिकुलर सेल, यह बाह्य पदार्थ व रोगाणुओं अथवा पैथोजेंस के भक्षण के लिए जानी जाती हैं। रेटिकुलर सेल्स है, यह पदार्थ व रोगाणुओं के भक्षण के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद मुख्य रूप से आएगा रेटिकुलर हो गया, ये हो गया, और मीजेनकाइम नंबर 8 पे आप ले लीजिए, मीजेनकाइम, मीजेनकाइम सेल विभिन्न संयोजी ऊतकों का निर्माण, विभिन्न संयोजी ऊतकों का निर्माण। और नंबर 9 पर आ जाएगी मास्ट सेल, जिसके बारे में अभी बताया जाता। देखिए, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाए कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू बताया, कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स था उसमें मुख्य रूप से निम्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर जो सेल्स आती है वह प्लाज्मा सेल्स है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हिस्टियोसाइट सेल्स है, ये भी लगभग ये कहा जाता है कि भक्षण करने का कार्य करती, कचरे का सफाई करती, यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती होगी। लिम्फोसाइट सेल्स है, तो यह भी एंटीबॉडी का निर्माण करके साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। भैया ये क्या है एंटीबॉडी का निर्माण? यानी कि मुख्य रूप से जब कोई हमारी बॉडी में एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स या दुश्मन या पैथोजेंस प्रवेश करता है, तो ये तीनों जो सेल्स हैं एंटीबॉडी निर्माण करके उसको साफ सफाई करने का कार्य करती है, उसको मार गिरा देती हैं और फिर उसकी साफ सफाई करने का कार्य करती हैं। ये मुख्य रूप से तीनों सेल्स के कार्य होते हैं। ठीक है, फिर आता है फाइब्रोब्लास्ट सेल, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स मैट्रिक्स तथा फाइबर्स का निर्माण करती हैं। यानी अभी जो आपको मैट्रिक्स में पढ़ा के आया था, मैट्रिक्स पढ़ा के आया था उसका, और उसमें जो तंतु पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे, उसका निर्माण मुख्य रूप से इसी सेल्स के द्वारा किया जाता है। फिर आता है एडिपोज टिश्यू, यानी कि जब संयोजी ऊतक का एक विशिष्ट प्रकार का टिश्यू होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। इस एडिपोज टिश्यू में, इस एडिपोज टिश्यू की सेल्स में फैट ड्रॉपलेट स्टोर हो जाती हैं। फैट ड्रॉपलेट यानी फैट की बसा की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो स्वाभाविक एकत्रित हुई, यानी उन्होंने क्या किया? स्टोर करने का कार्य किया। तो इस वजह से लिख दिया गया फैट का स्टोर करती हैं। ये जो सेल्स हैं वह मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? फैट का स्टोर करने का कार्य करते हैं। फिर अगला आता है क्रोमेटोफोर, अगला आता है क्रोमेटोफोर, नाम से स्पष्ट हो रहा, क्रोमा, क्रोमा मतलब रंग यानी पिगमेंट यानी वर्णक। तो सीधे सीधे ये एनिमल में कलर उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये एनिमल में मुख्य रूप से क्या करेंगे? कलर उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, यानी स्किन की डर्मिस में पाए जाकर मुख्य रूप से कलर प्रोवाइड कराएंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो ऐसे मुख्य रूप से बताना है। रेटिकुलर सेल, यह बाह्य पदार्थों व रोगाणुओं का भक्षण करते, यानी बाह्य पदार्थों से क्या तात्पर्य? भाई ये रेटिकुलर सेल्स है, रेटिकुलर टिश्यू में पाई जाएंगी, रेटिकुलर टिश्यू में पाई जाएंगी, उसमें तंतु जो पाए जाएंगे उनको रेटिकुलिन तंतु कहा जाएगा। तो स्वाभाविक है कि रेटिकुलर तंतु कहा जाता है जो रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो सेल्स होती है, ये सेल्स भी मुख्य रूप से फॉरेन पार्टिकल्स हैं, आपकी बॉडी के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या मुख्य रूप से कोई दुश्मन प्रवेश करता है तो मुख्य रूप से उसको खाने का कार्य करता है। क्या करता है? खाने का कार्य करता है, और अपनी बॉडी की सुरक्षा हो जाती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का इस प्रकार से कार्य करता है।
तो ये चीज आपको बताई जाती है किसमें, रेटिकुलर सेल्स में। मेसेंकाइम यानी कि मेसेंकाइम भी सेल्स होती है। अपने शरीर में जो डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो मेसेंकाइम टिश्यू के द्वारा, मेसेंकाइम सेल्स के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, मेसेंकाइम सेल्स के द्वारा ही होता है। तो ये आपको क्या करना है, इसमें पढ़ाना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ाना नहीं, पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है, यह बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल है। ये 3 पदार्थों का श्रावण करती है। ये जो मास्ट सेल है 3 पदार्थों का श्रावण करती है। कौन कौन से, नंबर 1 मुख्य रूप से आपका कौन सा पदार्थ होता है, हेपेरिन। क्या करती है, हेपेरिन पदार्थ का श्रावण करती है। तो हेपेरिन क्या होता है, यह रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। ये क्या करता है, ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में जमने से रोकने का कार्य करता है। देखिए, मास्ट सेल के द्वारा 3 पदार्थ स्रावित होते हैं। हेपेरिन स्रावित होता है, मुख्य रूप से सेरोटोनिन स्रावित होता है और हिस्टामिन स्रावित होता है। 3 पदार्थ स्रावित होते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन पदार्थ स्रावित होता है। तो हेपेरिन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, ये ब्लड को ब्लड वेसल्स में जमने से रोकने का कार्य करता है। सेरोटोनिन क्या होता है, देखिए दूसरा भाग आता है सेरोटोनिन। ये क्या करता है, ब्लड सीक्रेशन को कम करता है। यह क्या करता है, ब्लड सीक्रेशन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो यह लिख दिया जाए, ये ब्लड सीक्रेशन को कम करता है तथा बीपी को बढ़ाता है। क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। तो ये कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल सीक्रेट होता है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, सेरोटोनिन के नाम से जाना जाता है। एक आता है हिस्टामिन। एक क्या आता है, हिस्टामिन। देखिए तीसरे नंबर का जो है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, ये विजुअल नहीं है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। देखिए इसको मैं यहां से हटाकर इस जगह लिख रहा हूं। चलिए ये सेल हटा दीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था कि नहीं बच्चों, ले लिया होगा, समझदार हो गए बच्चे। हिस्टामिन, तीसरे नंबर का पदार्थ था। नंबर 1 का ये था, नंबर 2 का ये था जो मास्ट सेल द्वारा स्रावित किया जाता है, और तीसरे नंबर का मुख्य रूप से ये पदार्थ था। हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी जब किसी प्रकार की होती है, यह एक प्रोटीन है जो एलर्जी तथा इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं को, क्या इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं को मुख्य रूप से में भाग लेती। यानी कि कैसे भाग लेती, अपने शरीर में कोई इस प्रकार का मेडिसिन पहुंच जाए, अपने शरीर में कोई इस प्रकार का केमिकल पहुंच जाए जो जो अपनी बॉडी की सेल से, अपनी बॉडी के ऑर्गन या अपनी बॉडी के टिश्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई बड़ा गड़बड़ है। जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, उस स्थिति में एलर्जी उत्पन्न होती है, शरीर पर दाने फफोले से पड़ने लगते हैं। तो उसकी जो संवेदनाएं मुख्य रूप से हैं, उनकी संवेदनाओं का जो ज्ञान कराने का कार्य करता है, वह कौन सा पदार्थ होता है, वह यही पदार्थ होता है हिस्टामिन। यानी हिस्टामिन पदार्थ नहीं हो तो एलर्जी का आपको पता नहीं चल पाएगा, एलर्जी का आपको पता नहीं चल पाएगा। यह प्रोटीन है जो एलर्जी इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं में भाग लेता है, एलर्जी की अवस्था में उत्तेजना प्रेरित करता है। यह एलर्जी की अवस्था में उत्तेजना प्रेरित करता है। यह एलर्जी की अवस्था में उत्तेजना प्रेरित करने का कार्य करता है। क्या अर्थात क्या हुआ कि ये जो पदार्थ है,
ये जो पदार्थ है वह एलर्जी एवं इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं में भाग लेता है, अर्थात यह एलर्जी व इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं में भाग लेता है, इन्फ्लेमेटरी क्रियाओं में भाग लेता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, यह एक प्रोटीन है। देखिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने ये पढ़ा कि एक संयोजी ऊतक पाया जाता है अपनी बॉडी में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, जो दो ऊतकों को या दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, बस यही बताया। हार्डविग ने इसको मेसेनकाइम नाम दिया था, ये बताया। दूसरा बताया कि मुख्य रूप से इसके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाया जाता है, अर्थात एक सेल्स ये दूसरी सेल्स ये, तो इनके बीच का ये जो स्पेस है उसी स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। जब इंटरसेलुलर स्पेस इसमें अधिक पाया जाता है तो निश्चित है इंटरसेलुलर फ्लूइड भी अधिक पाया जाएगा। इसमें तीन प्रकार की, मतलब इसमें सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, सेल्स होता है और फाइबर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो है वह मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, हो गया नेचर का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का मुख्य रूप से होता है। क्लियर? इसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। यह नॉन लिविंग और ए सेलुलर नेचर का होता है, यह नॉन लिविंग ए सेलुलर नेचर का होता है। इसमें आपको इतना पढ़ना है मैट्रिक्स। अब बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स जैसे प्लाज्मा सेल्स है, रेटिकुलर सेल्स है, हिस्टियोसाइट सेल्स है, आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, एडिपोस सेल्स है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, क्या ये सेल्स पाई जाती हैं। विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, एडिपोस सेल्स है, रेटिकुलर सेल्स है, आपके मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल जरूर तैयार करने ना आप लोग बच्चों, ये वाली जो सेल्स है ये सेल जरूर तैयार कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन मुख्य रूप से इसमें से बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीन प्रकार के विशेष पदार्थों का सीक्रेशन करता है। नंबर एक जो पदार्थ होता है जिसको हिस्टामिन कहा जाता है, हिस्टामिन एलर्जी अवस्थाओं में मुख्य रूप से उत्तेजना प्रेरित करने का कार्य करता है, अर्थात आप जब किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं या किसी प्रकार का कोई ड्रग्स अपनी बॉडी में पहुंचता है तो वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कहीं उसके कारण से अपने शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो उन संवेदनाओं का जो ज्ञान कराता है वह हिस्टामिन ही कराता है, जिसके कारण अपने शरीर में लाल लाल ददोरे या मतलब स्पॉट पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे कि सर आपके द्वारा ये मेडिसिन दी गई थी जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया, तो डॉक्टर टेस्ट कराएगा और तुरंत ही आपको जो दवाई चेंज करके दूसरी दे देगा। ये हिस्टामिन का कार्य है, यह एक प्रोटीन होता है। दूसरा मुख्य रूप से आपका सेरोटोनिन पदार्थ, सेरोटोनिन क्या करता है? ब्लड सीक्रेशन को कम करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कार्य करता है। आपका फिर कौन सा आया, कौन सा रह गया? हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हेपेरिन। हेपेरिन मुख्य रूप से क्या होता है कि ये बहुत आवश्यक पदार्थ है। हेपेरिन अपने ब्लड में पाया जाता है और जो ब्लड कोगुलो को रोकने का कार्य करता है ब्लड वेसल्स में, यानी रुधिर वाहिनियों में आप देखते हैं ब्लड फ्लो होता रहता है, जमता नहीं है। ना जमने का मुख्य रूप से जो कारण है, आपको मैं पीछे ब्लड पढ़ा के आया था, ब्लड टिश्यू पढ़ा है, उसमें मैंने बताया है कि एक तो ब्लड वेसल्स चिकनी होती हैं, दूसरा मुख्य रूप से मेन फैक्टर जो है कि हेपेरिन एक्टिव फेज में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं कोगुलेट होता, ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जमता है। ये चीज मुख्य रूप से आपको क्या बताई जाती है? हेपेरिन। तो इस वजह से कहा गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स होती है। क्रोमेटोफोर सेल्स पाई जाती है जो कि मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करने का कार्य करती है, या मतलब ये है कि एनिमल में कलर उत्पन्न करने का कार्य करती है, कलर। ठीक, तो इतना आपको पढ़ना है। तो अब इसकी सबसे पहले आप ले लीजिए, क्या कहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप और हम लोग चलते हैं किस पर? फाइबर्स पर। किस पर चलते? तंतु पर चलते। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं बच्चों। तो देखिए, अब देखते हैं
आप और हम लोग फाइबर्स पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? फाइबर्स पे चर्चा करते हैं। तो चलो कर लीजिए, चर्चा ही तो करना। और आपको करना क्या है? पढ़ना तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। आप तो बोलते चले जाते हैं, जो कहते हैं बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप तो कह देते हैं कि चर्चा करनी। देखिए, तंतु तंतु तीन प्रकार के होते हैं, फाइबर्स तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं किसी बॉडी में। नंबर एक, देखिए, कोलेजन। नंबर दो, इलास्टिन। और नंबर तीन, रेटिकुलर। तो यहां आप लिख सकते हैं, इतनी दूर क्यों कर रहे हो? फाइबर्स, यहां भी आप लिख सकते हैं फाइबर्स, यहां भी आप लिख सकते हैं फाइबर्स। तो भैया देख लीजिए, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो कोलेजन जो फाइबर्स होता है, यह मुख्य रूप से कैसा होता है? कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। पहली बात, जब ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, तो कोलेजन जो प्रोटीन होती है दृढ़ होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। तो स्वाभाविक है कि ये तंतु कैसे होंगे? ये हार्ड या कठोर या दृढ़ होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन व्हाइट कलर की होती है, इस वजह से ये व्हाइट होते हैं। ये टेंडन का निर्माण करते हैं। इसको डिटेल में भी आगे बताया जाएगा, आपके जब टिश्यू आएगा तब। ठीक है, सॉरी। तो ये हुआ कोलेजन। अब दूसरा जो आता है, क्या दूसरा जो आता है वह कौन सा है? आपका इलास्टिन। तो यह क्या? इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। जब इलास्टिन प्रोटीन का बना है, तो इलास्टिन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इलास्टिसिटी पाई जाती, यानी तन्यता पाई जाती, यानी कि मुख्य रूप से लचीला होता है। यह लचीला होता है, यह मुलायम होता है। ये इलास्टिन प्रोटीन है जो येलो कलर की होती है, अर्थात ये येलो होते हैं। ठीक है, तो ये अब एक और पॉइंट लिख सकते, ये इसको नीचे खिसका देंगे, कोई बात नहीं है। ये लिगामेंट का निर्माण करते हैं, ये लिगामेंट का निर्माण करते हैं। तीसरा जो आता है वह है रेटिकुलर। रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स मुख्य रूप से होते हैं। तो ये रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, ये रेटिकुलिन, पूछा जाता है क्वेश्चन, रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है। ब्रांच्ड होता है, यानी शाखित होता है, और व्हाइट होता है, और लोचहीन भैया जी लो, यानी कि ये कहा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बात आगे करेंगे इसी पर।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरी समझ में। देखिए मैट्रिक्स में आपके सेल्स पाई जाती हैं और फाइबर्स पाए जाते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं और बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फाइबर्स पाई सेल को मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। क्या प्लाज्मा सेल्स थी, बताई थी आपको कि नहीं बताई थी। प्लाज्मा सेल्स थी आपकी, लिम्फोसाइट सेल्स थी आपकी, हिस्टियोसाइट सेल्स थी आपकी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी आपकी, फिर इसके बाद एडिपोज सेल्स थी आपके, रेटिकुलर सेल्स थी, मीजनकाइम सेल्स थी, ठीक है नहीं थी, और आपके मास्ट सेल थी। कौन सी सेल्स थी, मास्ट सेल्स थी, और क्रोमेटोफोर। इस प्रकार से 9 सेल्स बता के मैं आपको बताया था कि इसमें पाई जाती हैं, जिसमें यह कहा था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को आप तैयार कर लेना, मास्ट सेल को आप तैयार कर लेना, लिम्फोसाइट सेल को तैयार कर लेना, प्लाज्मा सेल्स को तैयार कर लेना, रेटिकुलर सेल्स को तैयार कर लेना। ये जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स थी वो है मैट्रिक्स और फाइबर्स का फॉर्मेशन करती, निर्माण करती। अपने मैट्रिक्स में 3 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, ये चीज आती है। पहला जो रहता है वह कोलेजन फाइबर्स होता है। कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर मुख्य रूप से कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। कोलेजन प्रोटीन दृढ़ होती है, व्हाइट कलर की होती है, इस वजह से ये पॉइंट लिख दिया आपको। क्लियर। ये टेंडन का निर्माण करते हैं, और टेंडन जो संरचना होती है वह मसल्स टू बोन को जोड़ने का कार्य करती है। ये विशेष तौर पर ये चीज आप ध्यान में रख लेना। फिर दूसरा आता है इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन फाइबर। यह इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इलास्टिन प्रोटीन में इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी कि ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अर्थात यह लचीला होता है या मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ये चीज मेरे द्वारा इसमें लिख दी गई। फिर ये येलो होते, चूंकि इलास्टिन प्रोटीन जो है येलो रंग की होती है, इस वजह से मुख्य रूप से ये येलो होंगे। ये लिगामेंट को का निर्माण करते, अर्थात लिगामेंट से क्या तात्पर्य हुआ, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने का कार्य करते, इस वजह से कहीं गिरे तो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, इसी वजह से पाई जाती है, इसके बने होते हैं। तीसरा आता है रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलन प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है ये कि रेटिकुलर फाइबर काय के बने होते हैं। तो रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये ब्रांड होती है, व्हाइट होते हैं, लोचहीन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये फाइबर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, फाइबर्स पढ़ने। अब इनके आते टाइप्स, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स आएंगे उसमें कहीं कुछ भी नहीं है, केवल नाम बताना है और मैट्रिक्स बताना है और सेल्स बताना है और फाइबर्स बताना है कि कौन कहां कैसे क्या पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताना है। बस एग्जाम्पल आप वहां ध्यान में रखना कि एग्जाम्पल जो आए कौन सा टिश्यू कहां पाया जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो टाइप्स देख लें। देखिए टाइप्स टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात होती है, पहले मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बता दूं, फिर एक एक के बारे में वर्णन कर देंगे आपका, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वह प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर, सीटी लिख दूं मैं, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू यानी इसको कहा जाता है हिंदी में वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक कहा जाता है इसको। अब वास्तविक संयोजी ऊतक के भी मुख्य रूप से टाइप्स आते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक का भी टाइप्स आते हैं। तो नंबर 1, ये फर्स्ट नंबर था, इसके अंदर जो नंबर आएगा ए डाल दूं मैं, ठीक है। एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको अंतराली संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अंतराली संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। जरा जब तक इसको ले ले कि जरा कचरे वाली गाड़ी आई है तो आवाज आ रही है। ले लिया स्क्रीनशॉट। पहला हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हुआ। दूसरा मुख्य रूप से जो बी नंबर पे जो आता है, क्या, दूसरा जो बी नंबर पे आता है इसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है।
एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इसको हिंदी में कहा जाएगा वशीय ऊतक। देखिए मैं दोनों मीडियम लेके चल रहा हूं, ये विषय ध्यान रखना बच्चों, वशीय ऊतक। तीसरा जो आता है वह पिगमेंटेड टिश्यू होता है, इसको कहा जाता है वर्णक युक्त ऊतक कहा जाता है। और चौथा जो आता है वह रेटिकुलर टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये आपको 4 किस्में पढ़नी है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, अर्थात वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आपको स्टडी करनी है। फिर दूसरा नंबर आएगा, दूसरे नंबर में मुख्य रूप से आपका क्या होगा, क्या दूसरा जो नंबर होगा उस नंबर में मुख्य रूप से आपको काय चीज की स्टडी करनी है, यानी रेशेदार संयोजी ऊतक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हिंदी में कहा जाता है रेशेदार संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो लिख दीजिए आप, तो संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके भी फाइबर्स के आधार पर टाइप्स हैं। नंबर 1 जो होगा वह व्हाइट कोलेजन फाइब्रस टिश्यू। दूसरा जो होगा वह येलो इलास्टिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा। और तीसरा यदि आपको पढ़ना है तो ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इस वजह से यहां 2 ही कर लें। फिर तीसरा नंबर जो आएगा, यहां दूसरा नंबर हो गया, यहां तीसरा नंबर आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 पार्ट पढ़ना है। नंबर 1 कार्टिलेज और नंबर 2 बोन्स पढ़नी है। कार्टिलेज और बोन्स पढ़नी है। तो इस पार्ट को मैं टॉपिक अलग लेकर बनाऊंगा, इसका मैं अलग डिस्क्राइब करूंगा। और चौथे नंबर का जो आएगा वह है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज की स्टडी में आपको करा चुका हूं। एक तो आपके क्या बोलते हैं लिम्फ और दूसरा मैं आपको ब्लड, ये मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूं। इसको अलग पार्ट में स्टडी करेंगे, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये दोनों की स्टडी आपको करना है, ये दोनों की स्टडी मुख्य रूप से आपको करनी है। ठीक है, तो एक एक करके स्टडी कर लें। पहले आप टाइप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा ले लीजिए। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब सिर्फ इसी की स्टडी की जाएगी, इस वजह से इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मिटाल दिया इसका, कुछ नहीं बताया, केवल टाइप्स बताए थे मैंने आपको। 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 आप मतलब 4 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से बताया था आपका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बताया था आपका, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बताया था आपका, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बताया था। तो पहला जो है वह प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू वास्तविक संयोजी ऊतक है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से जानते हैं। पहला, इसमें मैट्रिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैट्रिक्स कैसा पाया जाता है, अधिक मात्रा में मुख्य रूप से पाया जाता है, पहली चीज। इसके टाइप्स को मेन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, टाइप्स को पढ़ना है। तो टाइप्स में मुख्य रूप से आपका एक एक करके पढ़ती है। तो ये 3 टाइप्स में मिटाल रहा हूं, ये 3 टाइप्स में मिटाल रहा हूं। तो पहला टाइप से आपका एरियोलर संयोजी ऊतक, यानी अंतराली संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके लक्षण लिखिए। यह सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है।
जेली लाइक होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। विशेष ध्यान रखें, मैट्रिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, जेली जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें मुख्य रूप से फिर क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। सेल्स मुख्य रूप से मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, अब केवल नाम लिखूंगा कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो बड़ी होती है, ये बड़ी संख्या में अधिक होती हैं। क्या बड़ी होती है, संख्या में मुख्य रूप से अधिक होती है, जो मैट्रिक्स एवं फाइबर्स का निर्माण करती हैं, जो पूर्व में भी मैं बता के आया हूं, मैट्रिक्स और फाइबर्स का निर्माण करती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरी मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, मैं इसका फंक्शन बता चुका हूं, तो अब मैं नहीं समझता हूं, इसके बारे में बताना है। लिम्फोप्लाज्मा सेल्स पाई जाती है, इसका भी मैं फंक्शन बता चुका हूं। फिर आपके इसके अलावा मैक्रोफेज भी कह दें, वही भक्षण करने का कार्य करेगी। फॉरेन पार्टिकल्स या कोई पैथोजन अपनी बॉडी में प्रवेश करता है तो भक्षण करने का कार्य करेगी। फिर आपका बताया जाएगा मास्ट सेल पाई जाती है, मास्ट सेल का फंक्शन मैं बता चुका हूँ। हेपेरिन को सीक्रेशन किया जाता है, सेरोटोनिन को सीक्रेशन किया जाता है और हिस्टामिन नामक पदार्थ को सीक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। ये विशेष ध्यान देना है। तो इतनी मुख्य रूप से आपको सेल्स के बारे में बताना है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये बड़ी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं, मुख्य रूप से इनके द्वारा मैट्रिक्स का निर्माण और फाइबर्स का निर्माण किया जाता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती हैं। मैक्रोफेज सेल जो होती हैं वह मुख्य रूप से फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को नष्ट करती हैं। प्लाज्मा सेल्स भी एंटीबॉडी बनाती हैं। और मास सेल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण सेल है। फिर से मैं एक बार बोल दूं, 3 पदार्थ सीक्रेट करती हैं। नंबर 1 हेपेरिन, नंबर 2 हिस्टामिन, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और नंबर 3 सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये सेल्स। अब आते हैं इनके फाइबर्स, इसमें कौन कौन से तंतु पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से इसमें जो फाइबर्स आते हैं वह इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं और कोलेजन फाइबर होते हैं। तो जरा इसको मुख्य रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं चलिए इधर लिख दूं, इधर इधर फाइबर से काम चल जाएगा, इधर चल जाएगा काम। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, आपको तो बोर्ड देखना है, मेरे को थोड़ी देखना है। तो जगह पर्याप्त है, तो इस वजह से एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो कोलेजन फाइबर्स पाया जाता है। तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये दृढ़ बंडल में पाए जाते हैं, ये हार्ड बंडल्स में तो स्वाभाविक है अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, क्लियर। अब दूसरा मुख्य रूप से जो आता है वह कौन सा होगा, कोलेजन हो गया। इलास्टिन, इलास्टिन, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने, ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैं इस डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसको मैं पूर्व में बता चुका हूं, पूर्व में मुख्य रूप से इन तंतुओं के बारे में बता चुका हूं। इस वजह से नहीं बता रहा हूं कि सीधी सीधी ये कह रहा हूं कि कौन से पाए जाते हैं। ये हार्ड होते हैं, ये अधिक होते थे, ये अधिक और हार्ड और बंडल में अनब्रांच्ड होते हैं। ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, कम होते हैं। कैसे होते हैं, कम होते हैं और आपके बंडल्स में पाए जाते हैं। देखिए, अब यदि गर्म करें, इनको गर्म करेंगे तो कौन सी प्रोटीन देंगे। तो स्वाभाविक है कोलेजन फाइबर जो होते हैं कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, तो कोलेजन प्रोटीन देंगे। इलास्टिन फाइबर है तो गर्म करने पर मुख्य रूप से इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण करेंगे या इलास्टिन प्रोटीन मुख्य रूप से देंगे। ठीक है, तो इतना आपको काय में पढ़ना है, इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना है, इस वाले में। अब ले लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे नंबर का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। डायग्राम यदि पूछा जाता है तो डायग्राम कैसे बनाना है इसका, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं जरा। तो डायग्राम में कहीं कुछ नहीं है, ये है, ये है, इसमें मुख्य रूप से मैट्रिक्स भर दीजिए। ये पॉइंट पॉइंट कर दिया, मैट्रिक्स भर दिया। कुछ डिफरेंट टाइप की
सेल्स बना दीजिए, कोई स्टार शेप, कोई कैसी भी सेल्स बना दीजिए। फिर कहीं कुछ नहीं, इसमें बंडल्स बना दीजिए, मतलब कुछ फाइबर्स कर दीजिए। ये लीजिए, ये हो गया, ये रेड वाले जो वाइट कह दीजिए, और स्वाभाविक है कि ये वाले जो ब्रांच्ड होते हैं इलास्टिन वाले, ये ब्रांच कर दीजिए। ये इलास्टिन में लिख नहीं पाए, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम यदि 12th लेवल पे आता है तो आप, मतलब बोर्ड लेवल पर आता है, तो आप मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, इसके डायग्राम को आप लेवल कर सकते, बना सकते हैं। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आता है दूसरे नंबर का कनेक्टिव एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एक इस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एडिपोज सेल्स पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से वसा या फैट या लिपिड को संग्रहित करने का कार्य करती हैं। इस वजह से यह जो टिश्यू है मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां शॉक एब्जॉर्ब करने का कार्य किया जाता है, यानी बाहरी धक्के दिए जाए, अपने को धक्के दिए जाए तो उनको सहन करने का जो कार्य करता है वो यही टिश्यू मुख्य रूप से करता है। कौन सा टिश्यू करता है? वो यही एडिपोज टिश्यू करता है। इस वजह से किडनी के चारों ओर जो लेयर होती है, कैप्सूल जिसको कहा जाता है फैटी कैप्सूल, वह फैट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फैट की। स्किन के नीचे मुख्य रूप से आपने देखा होगा मोटा स्तर पाया जाता है, वो काय का बना होता है? इसी का। मेल के अपेक्षा फीमेल में यह स्तर अधिक मोटा होता है, मेल के अपेक्षा यह फीमेल में अधिक स्तर मोटा होता है, जिसको मुख्य रूप से आपके क्या दूसरा मतलब बताया जाए, मैरो कैविटी में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मैरो कैविटी में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मैरोनी जो भेड़ होती हैं, क्या मैरोनी जो भेड़ होती हैं उनकी पूंछ मोटी होती है, तो वह मुख्य रूप से उसमें वसा बहुत अधिक मात्रा में लेयर पाई जाती है। आपने भेल और हाथी के नीचे, स्किन के नीचे बहुत मोटा लेयर होता है जिसको ब्लबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लबर कहा जाता है। वह इसी टिश्यू का बना होता है। वह किसका बना होता है? इसी टिश्यू का बना हुआ होता है। तो लिख दीजिए दूसरे नंबर का एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? देखिए, इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती? सेल्स। इसमें ये मैं जो बनाने जा रहा हूं, वसा की बूंदें, ये लिख दीजिए फैट ड्रॉपलेट्स। ये फैट सेल्स यानी एडिपोज सेल्स। क्या एडिपोज सेल्स मुख्य रूप से होती है कि नहीं होती है? तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इसको बताया जाता है। तो ये ध्यान में रख लें। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है इसके। एग्जाम्पल में ये कहां कहां पाया जाता है ये ध्यान में रखना है। किडनी का लेयर बनाना, फैटी लेयर जिसको कहा जाता है, किडनी की लेयर बनाना। मैरो कैविटी, मैरो कैविटी में मुख्य रूप से पाया जाता है। स्किन के नीचे पेनिकुलस, क्या स्किन के नीचे मुख्य रूप से पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, एडिपोज पेनिकुलस लेयर बनाता है। फिर एग्जांपल में मैरोनी भेड़ें जो रहती हैं, मैरोनी भेड़ की मोटी पूंछ जो टेल होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है बच्चों? इसी की बनी होती है। ये विशेष ध्यान में आपका रखना है। कैमल, ऊंट का कुबड़ देखा है जिस पर पलान रखा जाता है, ऊंट का कुबड़ जो बना होता है वो इसी का बना होता है। फैटी मतलब आपके फैटी टिश्यू का या एडिपोज टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है। हाथी मतलब एलिफेंट और आपका व्हेल फिश का ब्लबर जो बना होता है वह काय का बना होता है? इसी का बना हुआ रहता है। और मेल की अपेक्षा यह लेयर जो होती है फीमेल में अधिक मोटी होती है।
स्वाभाविक है, क्लियर है। ये एग्जाम्पल सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको बताया जाता है। अब ये कहा जाए, एक तो फैट शॉक एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। काय का कार्य करती है? शॉक एब्जॉर्ब, यानी कोई बाहरी धक्का इस प्रकार से किसी व्यक्ति में दिए जाए तो उन शॉक को मुख्य रूप से एब्जॉर्ब करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। यह श्वसन क्रिया में जलकर, यानी श्वसन क्रिया में जलकर मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपके, अब इसके टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं? इस टिश्यू के टाइप्स आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टाइप्स बताने जा रहा हूं इसके। ले लीजिए जल्दी, फोटो ले लिया। देखिए, इस टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। ब्राउन फैट यानी भूरी वसा, नंबर 1 ब्राउन फैट यानी भूरी वसा। तो देखिए, मल्टी लोक्यूलर एडिपोस टिश्यू या फैट टिश्यू। देखिए, इस ऊतक में की जो सेल्स थी उसके अंतर्गत एक से अधिक बूंदें पाई जाती हैं। ये विषय ध्यान रखना। ब्राउन या भूरी या मल्टी लोक्यूलर, मल्टी यानी बहु, यानी कि इस टिश्यू के एडिपोस सेल्स में एक से अधिक मुख्य रूप से ड्रॉपलेट पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, यानी कि एक सेल्स में फैट ड्रॉप प्लेट्स एक से अधिक, ये महत्वपूर्ण। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोक्रोम मुख्य रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साइटोक्रोम की वजह से मुख्य रूप से यह भूरी वसा कहलाती है। यह भूरी वसा कहलाती है। दोनों की उपस्थिति के कारण यह ऊर्जा अधिक मात्रा में रिलीज करती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से अधिक मात्रा में रिलीज करती है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु, नवजात, अरे भैया शिशु भी, रैट, छछूंदर में मुख्य रूप से यही वसा पाई जाती है। विशेष ध्यान। और ध्रुवीय क्षेत्र के जो भालू होते हैं, क्या? ध्रुवीय क्षेत्र के जो भालू होते हैं उसमें मुख्य रूप से यही वसा पाई जाती है। दूसरा मुख्य रूप से कौन सा आता है? येलो, या मतलब येलो, येलो जो होता है वह, और मोनोलोक्यूलर। बस इसमें क्या होगा, सेल्स एक है, ये नहीं, सेल्स नहीं, सेल्स बहुत होती हैं, सेल्स बहुत होती है, लेकिन उसमें एक ड्रॉपलेट पाई जाती है। यहां लिखा था फैट ड्रॉपलेट एक से अधिक, यहां मुख्य रूप से इसमें क्या, एक ड्रॉपलेट होती है, फैट ड्रॉपलेट। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या साइटोक्रोम की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया व साइटोक्रोम की संख्या मात्रा कम, कैसी होती है? मुख्य रूप से कम होती है। तो ये कर लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। किडनी के चारों ओर, किडनी के चारों ओर मुख्य रूप से जो फैटी लेयर होती है वो इसी की बनी होती है। मैरोनी भेड़ों की जो मोटी पूंछ मैंने एग्जाम्पल में पीछे बता के, वो इसी की बनी होती है। एलिफेंट्स और व्हेल का जो ब्लबर होता है, स्तर होता है, मोटा स्तर, वो मुख्य रूप से काय का बना होता है? इसी का बना हुआ होता है। क्लियर? तो ये आपका एडिपोज टिश्यू बहुत महत्वपूर्ण था एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको मिटा दूं बच्चों। चलिए, अब मुख्य रूप से आता है इसका वर्णक युक्त तीसरे नंबर का टाइप्स। वर्णक युक्त या पिगमेंटेड, पिगमेंटेड प्रॉपर के टाइप्स चल रहे हैं, ये विषय ध्यान रखना। तीसरे नंबर का टाइप्स आता है पिगमेंटेड
या वर्णक युक्त, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णक युक्त लिख लीजिए आप। इसके मैट्रिक्स में, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं इसमें, इसके मैट्रिक्स में क्रोमेटोफोर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? क्रोमेटोफोर सेल्स पाई जाती हैं। तो यह कहां पाया जाएगा? त्वचा की डर्मिस में पाया जाएगा, आंख की कोरोइड पटल जो होती है उसमें पाया जाएगा। देखिए इसके मैट्रिक्स में क्रोमेटोफोर्स सेल्स पाई जाएगी। तो स्वाभाविक है जो कलर प्रोवाइड कराएगी, कलर प्रोवाइड कराने का ये एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, तो स्किन की डर्मिस में यह पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्किन की डर्मिस में। और कोरोइड लेयर में, आंख की जो कोरोइड लेयर होती है यानी उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और आइरिस में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। बस बहुत इतना। नंबर 4 मुख्य रूप से जो आता है, नंबर 4 रेटिकुलर, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 4 कौन सा आता है बच्चों? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? रेटिकुलर सेल्स पाई जाएगी, रेटिकुलिन, रेटिकुलर फाइबर पाए जाएंगे जो काय के बने होंगे, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते, जो काय के बने होते, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो सेल होगी वह स्टार शेप में होती है। किस शेप में होती है? स्टार शेप में। और ये जो फाइबर होते हैं वह मुख्य रूप से असमान, मतलब जो रेटिकुलर सेल्स है वह स्टार शेप होगी यानी तारे के समान होगी और असमान रूप से बिखरी हुई रहती है। रेटिकुलर फाइबर मुख्य रूप से देखिए इस प्रकार से, ये डायग्राम ये लो बन गया। कुछ डायग्राम में भेद नहीं है इनके डायग्राम में। ये मुख्य रूप से आपके क्या, रेटिकुलर टिश्यू का डायग्राम बन गया। अब ये एग्जाम्पल में आ जाएं। एग्जाम्पल में मुख्य रूप से क्या क्या बताना है आपका। लिम्फ ग्लैंड आपने सुनी होगी, लसिका ग्रंथि सुनिए बच्चों। लिम्फ ग्लैंड्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लिम्फ ग्लैंड में। और आपका मैरो कैविटी यानी अस्थि मज्जा, बोन मैरो कैविटी में, मैरो कैविटी में पाया जाता है। स्प्लीन, प्लिया जो कहा जाता है हिंदी में, और थाइमस ग्लैंड्स में। कर लीजिए भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बस कुछ मिनटों का ही खेल है, ले लिया। अब ये आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू समाप्त हुआ है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू समाप्त हुआ है। अब दूसरे नंबर का आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर का कौन सा आता है बच्चों? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो पढ़िए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है फाइबर्स के बेस पर मुख्य रूप से। एक तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, कि यह व्हाइट, यह कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। कोलेजन प्रोटीन चूंकि व्हाइट कलर की होती है इस वजह से इसको व्हाइट कोलेजन फाइबर नाम दिया गया। यह टिश्यू दृढ़ होता है। यह टिश्यू कैसा होता है? दृढ़ होता है। विशेष ध्यान रखना, कठोर होता है, हार्ड होता है। मुख्य रूप से कैसा होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। तो मैट्रिक्स इसमें कम मात्रा में होंगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मुख्य रूप से पाई जाएंगी और एक दूसरे से सटी हुई होती है। आई एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई बॉल, यानी कि सीधे सीधे क्या कहा जाए, नेत्र गोलक में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों? नेत्र गोलक में यह पाया जाता है। यह नेत्र गोलक में, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, यह नेत्र गोलक में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यह पेनिस में पाया जाता है। इसके अलावा यह बोन में पाया जाता है। इसके अलावा यह कार्टिलेज में पाया जाता है। और एक विशेष मैं अलग लिख रहा हूं, टेंडन का निर्माण इसी के द्वारा। अब टेंडन क्या करता है?
मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विशेष ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। बस हो गया काम। दूसरे नंबर का मुख्य रूप से आता है, दूसरे नंबर का कौन सा आता है? येलो फाइबर्स। येलो, देखिए ये व्हाइट फाइबर्स था पहले नंबर का, ये दूसरे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यह व्हाइट होता था तो यह येलो होगा, यह दृढ़ होता था, हार्ड होता था तो यह इलास्टिन होगा, क्योंकि इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कहाँ बना हुआ रहता है? इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। यह ऐसी जगह पर पाया जाएगा जहां लचीलापन प्रदान किया जाए। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास नली में। कहाँ पाया जाता है? श्वास नली में। और जो कशेरुका का वर्टिब्री के बीच में यह पाया जाता है। एवं विशेष बात, लिगामेंट का निर्माण। और लिगामेंट क्या करते हैं? लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ये विशेष तौर पर आपको तैयार, ये लीजिए, ये ठीक। तो इस प्रकार से यह आपका क्या होता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए स्केलेटल टिश्यू का मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक बनाऊंगा, तो वो आप तैयार रहें, उसका इंतजार करें। फिर इसके बाद मैं मुख्य रूप से आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, जब मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था उस समय ब्लड पढ़ाया था, ब्लड के अंतर्गत मैं करा चुका हूं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी।